हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे और बोर मॉडल ऑफ एटम को हमने खत्म कर लिया था। नेक्स्ट जो है एक और एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो इसलिए है क्योंकि बोर ने जो एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम दिया था उसमें भी काफी सारी लिमिटेशंस थी। ठीक है, उसको भी कंप्लीट तौर पर सही नहीं माना जा सकता। कई सारी लिमिटेशन थी, उनमें से एक लिमिटेशन जैसे कि उसने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया, उस स्पेक्ट्रम में वो सिर्फ उसने हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन किया। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, और दूसरी बात उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। ठीक है, और उसका पाथ जो है वो घूमने का वो फिक्स होता है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जरूरी नहीं है कि वो उसी सर्कुलर पाथ पर ही मिलेगा आपको, वो कहीं पर और भी मिल सकता है। तो ऐसा हमें पता लगा जो आगे के एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम आए उनके थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम है हमारे पास वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, और इसके बाद एक और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। तो ये दो मॉडल ऑफ एटम अभी और है हमारे पास इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इसमें बेसिकली हमने दो चीजों को पढ़ना है। एक चीज तो है, देखिए दो चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। नंबर वन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, एक चीज तो हमने पढ़नी है इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा पढ़ेंगे इसमें हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो बारी बारी से इन दोनों चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, ये हमें डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था हमें ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर, ड्यूअल का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, और मैटर का मतलब क्या है? मैटर आप सभी ने पढ़ा है, मैटर क्या चीज होती है? क्या होती है? वेरी गुड, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो वो भी कोई भी एक ऐसी चीज जो क्या करती है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, उसने क्या चीज बोली है यहाँ पर? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसका ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि दो नेचर होते हैं उसके। दो नेचर, कौन कौन से दो नेचर होते हैं भाई? देखो, पहला नेचर जो मैटर का है वो होता है हमारा वेव नेचर। ठीक है, क्या बोलता है कि कोई भी मैटर है, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कुछ भी मास है, वो वेव नेचर ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज हो, चाहे आप हैं, मैं हूं, कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई भी एक ऐसी चीज जो मैटर, जिसको हम कंसीडर करते हैं, तो सारी चीजें ही मैटर है एक्सेप्ट वन टू थिंग्स। ठीक है, तो सारी की सारी चीजों को ये क्या बोल रहे हैं, उन सभी का ही कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर, यानी कि एक तो हो गया उसका वेव नेचर, कि मतलब वो जब मूव करेगा तो वो वेव की तरह मूव करेगा, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी कुछ वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो एक तो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है यहाँ पर? ड्यूअल नेचर का मतलब एक तो है हमारे पास क्या? वेव नेचर, और दूसरा जो है, दूसरा है पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, कहता है कि कोई भी मैटर जो है उसके दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो दोनों नेचर को, पहली बात उसने, अब यहाँ पर वो एटम के मॉडल के बारे में बात कर रहा है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली वो बात करेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर वो ये बात करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, वैसे तो सारे मैटर के लिए बात करी है उसने, बट इलेक्ट्रॉन भी हमारा मैटर है, तो बेसिकली उसने बात इलेक्ट्रॉन के बारे में की। और क्या बोला? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो ये बात उसने किस बेसिस पर कही? उसके लिए उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उसने भी किए और साइंटिस्ट ने भी किए। तो उनमें से एक दो एक्सपेरिमेंट थे जहां से हमें कंफर्म हुई ये चीज कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं।
ठीक है, तो कैसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे वो देखते हैं। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर हम वो देखेंगे वेव नेचर के लिए, ठीक है, जहां से हमें ये पता लगेगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उसका वेव नेचर होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से परफॉर्म करवाया गया। क्या किया, यहाँ पर एक कोई मेटल का सरफेस ले लिया, ठीक है, क्या किया, यहाँ पर एक मेटल लिया, कोई भी एक मेटल का सरफेस ले लिया, ठीक है। तो क्या किया हमने, यहां पर एक एक्सरे स्ट्राइक करवाई इस मेटल के सरफेस के ऊपर, ठीक है। एक्सरे में मालूम है कि एक रेडिएशन है किस तरह की और इसका कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। तो एक्सरे जब इस मेटल सरफेस से टकराई और टकराने के बाद हमने क्या किया, इसको एक यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, फोटोग्राफिक प्लेट जो कि क्या करेगी, इसको रिकॉर्ड करेगी यहाँ, ठीक है। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या बोल रहे हैं, इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जब इस एक्सरे यहां से मेटल सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद जब ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसको हमने रिकॉर्ड किया तो यहां पर कुछ पैटर्न नजर आया, हमें कुछ पैटर्न नजर आया। कैसा सा पैटर्न था, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से नजर आ रहा था, कंसेंट्रिक सर्कल्स थे यहाँ पर कई सारे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें एक पैटर्न नजर आया। क्या चीज है, यहाँ पर कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, बहुत सारे सर्कल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी यहाँ पर कि एक कोई ऐसी चीज जो मेटल सरफेस से टकराती है, ऐसी चीज जो कि एक वेव नेचर शो कर रही है। एक्सरे क्या है, एक वेव की तरह मूव करती है, हमें ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। जब एक्सरे आकर के इस मेटल सरफेस से टकराई, टकराने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमने जब इसको रिकॉर्ड किया तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई दिया, ठीक। अब हमने पता लगाना है इलेक्ट्रॉन के बारे में। पहले तो हमने एक एक्सरे स्ट्राइक करवाई, उसका जब रिकॉर्ड किया तो कुछ इस तरीके का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक्सरे को डिस्प्लेस कर दिया, किससे, इलेक्ट्रॉन की बीम से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम कह लो या फिर इसी एक्सरे की जगह हमने क्या किया, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन की बीम आकर के जब मेटल सरफेस से टकराई, टकराने के बाद जब वो फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक करती है, तो इस पर स्ट्राइक करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वो भी सेम इसी तरीके का ही पैटर्न बनाती है जैसा एक्सरे बना रही थी, ठीक है। तो इस चीज से ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी एक्सरे की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक्सरे का वेव नेचर होता है, तो वहां से हम एक चीज मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी वेव नेचर होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता लगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। तो सिंपल सी चीज थी, हमने क्या किया, एक्सरे स्ट्राइक करवाई, उसको रिकॉर्ड किया, कुछ ऐसा नजर आया, फिर उसी को डिस्प्लेस कर दिया हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो स्ट्राइक करी, रिकॉर्ड किया, तो भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तो इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेव नेचर होता है, ठीक। अब बात करें दूसरे पार्टिकल नेचर की। अब देखिए, हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन की भी करी थी बाद में, ठीक है। तो वहां पर हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, क्या था, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, जिस तरीके से हमने ये नेगेटिव टर्मिनल बनाई थी, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनाई थी, यहाँ पे एक हमने वैक्यूम पंप लगाया था और ये परफोरेटेड एनोड थी जिसमें छेद किए थे, ठीक है। और हमने क्या चीज देखी थी, यहाँ पर जो है हमने क्या लगाया था, एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी थी, ठीक है। और हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, इलेक्ट्रॉन जाकर के जब इस सरफेस से टकराए थे, तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, ग्लो देखा था। याद आ रहा है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या चीज पता चली थी, देखो जिंक सल्फाइड हमने एक यहाँ पर मटेरियल लगाया था, हमने बोला था तब भी इसको वहां पर कि इस सरफेस से जब भी कोई चीज टकराती है तो वो क्या करती है, ग्लो करती है। और वो चीज तभी ग्लो करेगी जब इस पे आकर के कुछ पार्टिकल टकराएंगे।
ठीक है। तो जिंक सल्फाइड जो है वो तभी ग्लो करता है जब उस पे आकर के कोई पार्टिकल टकराता है, ठीक है। तो एक तो हमने यहां से प्रूव कर दिया, और हमने क्या बोला था कि ये जो रे है, कैथोड रे जिसको बोला था हमने, बाद में इसी को क्या बोला था कि यही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर टकराए तो हमें क्या दिखा, ग्लो दिखाई दिया। और जिंक सल्फाइड पर कोई चीज टकराती है तो ग्लो कब होता है, जब कोई पार्टिकल आकर के उससे टकराता है। तो यहां से हमें ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और उसी से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। एक ये भी एक्सपेरिमेंट था, और दूसरा एक और भी किया था हमने एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने क्या बोला था, यहाँ पर एक हमने व्हील पैडल लगा दिया था, आया याद, व्हील पैडल लगाया था, और इसके ऊपर जाकर के जब इलेक्ट्रॉन टकराए थे तो ये व्हील पैडल घूमने लगा था। और ये व्हील पैडल सिर्फ तभी घूम सकता है जब कोई पार्टिकल आकर के इससे टकराएगा, तभी इसको घुमा पाएगा, अदरवाइज नहीं घुमा पाएगा। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो दोनों नेचर यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। तो इसी के ऊपर ही बेस्ड है हमारा डी ब्रोगली का पहला जो यहाँ पर हमने पढ़ा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो इसमें उसने यही बात बोली है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो ये बात तो बोल दी। अब इस बात का फायदा क्या है, इस बात का फायदा उठाएंगे हम, कुछ अपने फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए यूज करेंगे इस बात को। देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला हम इस पे बेस्ड बना सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसमें बस आपको ज्यादा नोट करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे ये हमें पता लग जाएगा। ये जब एक्सपेरिमेंट आप ड्रॉ करोगे तो इसके ऊपर लिख लेना एक्सपेरिमेंट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर, लिख ही देता हूं यहाँ पर। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर है, और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ठीक है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था इससे हमें ये पता लगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो इसको नोट करेंगे यहां पर, फिर आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है जी। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका ड्यूअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन क्या कोई भी ऐसा मैटर है, कोई भी चीज है, उसका ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। उसको हमने प्रूव भी कर लिया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर का मतलब। सबसे पहले जैसे हमने बोला वेव नेचर है, तो वेव नेचर के लिए हमने एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एनर्जी का क्या रिलेशन हमें बताया गया था। इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, यार एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। सो अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसका वेव नेचर होता है तो उसके लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। और जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया था तो उसकी जगह पर हमने क्या लगाया था,
h, and where h is known as, very good, Planck's कांस्टेंट। और अगर इसकी वैल्यू याद है तो और भी अच्छी बात है। क्या थी वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की? सोचिए दिमाग में, अरे यार क्या वैल्यू थी? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी हमने ये पढ़ी है। ठीक है, तो ये तो थी जब हमारा कोई मैटर जो है उसका वेव नेचर है। और अगर पार्टिकल नेचर होता है तो पार्टिकल नेचर के लिए आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी है हमें फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, जो कि क्या बोलती है? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। आप सभी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी आइंस्टाइन इक्वेशन। किसी भी चीज की एनर्जी अगर हमें निकालनी होती है तो उसने एनर्जी क्या दी है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इफ मैटर इज कंसिडर्ड एज पार्टिकल नेचर। और ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इफ ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर तो हम मैटर को कंसीडर करें एज अ वेव नेचर, तो अगर बोले कि मैटर का वेव नेचर होता है तो वहां पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एनर्जी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और अगर मैटर का हम कंसीडर करते हैं पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर अगर आप कंसीडर कर देते हो तो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी है एनर्जी निकालने के लिए, वो क्या बोलती है? mc स्क्वायर। बट यहां पर डी ब्रोगली ने क्या बोल दिया? डी ब्रोगली कहता है कि भाई मैटर का कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब कि वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो किसी भी चीज की अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालिए चाहे इस फॉर्मूले से निकालिए, इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, एनर्जी क्या आएगी? सेम आएगी। क्योंकि डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जो हमारा मैटर है उसका ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हम एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो अगर हमने एज्यूम कर ही लिया कि मैटर का ड्यूअल नेचर होता है तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करके फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम एक रिलेशन बना सकते हैं। क्या रिलेशन बनाएंगे? देखो, फर्स्ट दोनों तरफ एनर्जी है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में यहाँ पर एच न्यू है, यहाँ पर mc स्क्वायर है। इसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और हमने जो है यहाँ पर न्यू को क्या पढ़ा हुआ था? याद कीजिए, फ्रीक्वेंसी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी क्या था? स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और यहाँ पर सी ये भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और एम क्या है? मास। ठीक है, तो इस न्यू को मैं डिस्प्लेस करूंगा यहाँ पर सी बाय लैम्डा से, तो ये क्या बन जाएगा? एच सी बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद ये जो c है, इस c से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और लैम्डा को इधर ले जाइए तो इधर क्या आ जाएगा? लैम्डा को इधर ले जाओ, mc को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? h अपॉन mc विल बी इक्वल टू लैम्डा। बोलो, हो गया क्लियर? क्या किया? बस कुछ नहीं किया हमने, लैम्डा को इधर ले गए और mc को इधर से। अब देखो c क्या होती है? c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसको हम जो है, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, जो हमने ये रिलेशन बना लिया h अपॉन mc इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। अब c को मैं यहां पर v भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी है। ठीक है, वेयर v जो है इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो c की जगह v लिख दिया, एक ही बात है। अब देखो, आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो आप मोमेंटम निकालते हो, जिसको p से डिनोट करते हैं हम, विच इज नोन एज मोमेंटम। छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने, मोमेंटम जो होता है किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी। याद आया? 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
तो यहां पर हम एम वी को एम वी की जगह डिस्प्लेस करके क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एच अपॉन पी इज इक्वल्स टू, ठीक। अब एच जो है यहां पर, एच क्या है हमारा, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और अगर कांस्टेंट को यहां से मैं हटा दूं तो यहां पर एक मेरे पास रिलेशन बन जाएगा, वेवलेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड विद द मोमेंटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि अगर किसी चीज का मोमेंटम ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और अगर किसी का मोमेंटम कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन हम ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पे बेस्ड कुछ हमने डेरिवेशंस करके निकाला है, और काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, और इसको हम आगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करेंगे। ये वाली जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाया है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये वेवलेंथ निकालने के काम आएगा आपका फॉर्मूला। यानी कि अगर किसी चीज की आपको मास मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, और ये तो पता ही होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो मास और वेलोसिटी मालूम होती है तो उसकी हम जो है वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें वेवलेंथ और मास मालूम हो तो हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है, इसको कॉपी कीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड, तो पहले उनको देख लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ लिया वेवलेंथ का, जो कि क्या है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके बाद मैं एक चीज और यहाँ पर डिराइव करूंगा, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये भी बड़ा काम का फॉर्मूला है, ये भी हमारे पास यूज होगा, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बड़ा ही सिंपल है इसको बनाना, देखो कैसे बनाएंगे। अब सभी को मालूम है काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। आप सभी ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करूंगा। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, इस 2 को इधर ले जाओ, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर, ठीक है। अभी एम यहां पर मल्टीप्लाई में इधर ले आओगे, डिवाइड में हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय एम इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर। और इस स्क्वेयर को अगर यहां से हटा दें तो यहां पर आकर के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये हमारी जो है वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बना दिया हमने काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं तो यहां पर भी हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। सो क्या कीजिए, पुट दिस रिलेशन, इसको अगर 2 लिख दें, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इसको उठा करके इसमें पुट कर देना है बस। मतलब क्या करोगे, v की जगह पर इसको पुट कर दोगे। तो v की जगह पर इसको लिख देंगे तो क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम था, v की जगह पर ये लिख दिया, तो v की जगह पर ये लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय में m, ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो m है, क्या इस m को मैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद ये जो हमने रिलेशन बनाया यहां पर, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बाय एम, ठीक है। ये जो एम है यहां पर बाहर,
क्या इस m को मैं ये लिख सकता हूं √m इंटू √m। ऑब्वियसली बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो इस m को मैं यहां पर लिख रहा हूं √m इंटू √m, और ये इसके साथ में है ही पड़ा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय m। अब m यहाँ पर √ में है, तो इस m से ये वाला m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी √ में है, ये भी √ में है, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, तो इस m को मैं पूरे रूट के अंदर ले लूंगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो वेवलेंथ है लैम्डा, उसको हम काइनेटिक एनर्जी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन की अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसकी वेवलेंथ मालूम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, इसको भी आपने याद रखना है, क्वेश्चंस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके ऊपर हम बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक फॉर्मूला मैं आपको भी और करवाऊंगा, वो भी याद रखना है। ठीक है, बट आगे मूव करने से पहले हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करो, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपको कि एक बॉल है जिसका मास क्या है 0.1 kg, और वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि उसकी वेवलेंथ क्या हो। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज करना है, दैट इज जो अभी अभी हमने डिराइव किया था। क्या था फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है, मास और वेलोसिटी दोनों चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं, और h क्या है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। तो सारी की सारी चीजों को यहाँ पर पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखो h जो है, h की वैल्यू हमने पहले सीखी थी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होती है हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है, क्या कि अगर तो आपको मास दिया हो केजी के अंदर और वेलोसिटी दी हो मीटर पर सेकंड में, तब तो आपको यही वाली वैल्यू यूज करनी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये तब लोगे जब आपके पास मास और वेलोसिटी जो है, मास दिया हो केजी के अंदर और वेलोसिटी दी हो मीटर पर सेकंड के। आज समझ में आ गई। सो यूज h इज इक्वल टू दिस इफ mass is in kg and velocity is in मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखिए छोटी छोटी चीजें न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती हैं कि जो h है उसकी वैल्यू आपने ये कब यूज करनी है, जब आपके पास
जो है मास किलोग्राम में दिया हो और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड के अंदर दी हुई हो। ठीक है, और अगर आपको जो मास है, मास दिया हुआ है ग्राम्स में, ठीक है, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर वेलोसिटी आपको दे रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो वहां पर जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप क्या लोगे? वहां पर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लेनी होती है अर्ग सेकंड में। ये एक यूनिट है, सीरीज यूनिट होती है ये इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की, इसे हम क्या बोलते हैं? अर्ग सेकंड, ERG। ठीक है, और अर्ग सेकंड के अंदर जो इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 अर्ग सेकंड। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की इन अर्ग सेकंड। ये कब यूज करनी है? जब मास आपको ग्राम में दिया हो और वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दी हो। तो यहां पर अगर मैं जूल और अर्ग के अंदर रिलेशन देखूं तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल जो होता है वो 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसको मैं 10 रेज़ टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर -27 आ जाएगा। ठीक है, तो वही किया है हमने कि अगर 1 जूल 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल है तो इतने जूल कितने अर्ग के इक्वल होंगे? तो इसको क्या करोगे? 10 रेज़ टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने ये रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमने इसी रिलेशन को ही यूज करके निकाली है। तो इस चीज को माइंड में बिठाइए कि अगर आपको मास जो है वो केजी में दिया है और वेलोसिटी जो है वो मीटर सेकंड में दी है, तो आपने प्लैंक्स कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू यूज करनी है -34 जूल पर सेकंड। एंड इफ मास इज गिवन इन ग्राम्स एंड वेलोसिटी इज गिवन इन सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वहां पर आपने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये वाली यूज करनी है। क्लियर हो गया? ठीक है, आइए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन में साफ साफ आप देख सकते हो कि जो मास है वो केजी में दिया है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी है। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो हमने क्या लेना है यहाँ पर? 6.6 टू 10 रेज़ टू द पावर -34 और मास हमें दे रखा है कितना? 0.1 kg एंड वेलोसिटी इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 10 इस 0.1 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे? इस 0.1 को मैं ये लिख सकता हूँ 1 और ऊपर लगा दूंगा 10, तो इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया सिंपली 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी वेवलेंथ, जो कि किस यूनिट में आएगी? ये आ जाएगी आपके पास मीटर के अंदर। तो वेवलेंथ जो है आपकी वो आ गई है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फॉर्मूलाज को यूज करना है और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिए। ये यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं बच्चे, तो इसको आपको याद रखना है कि मास केजी में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो ये वैल्यू यूज करोगे, और मास ग्राम में है, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको नोट कीजिए, फिर हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रहा है। टू पार्टिकल्स A and B आर इन मोशन
देखिए क्वेश्चन है आपके पास, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए इज 5 into 10 raised to the power -8 meter. Calculate the wavelength associated with B if its momentum is half of B. ठीक है, आपको क्या करना है, दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, दोनों के दोनों क्या है, मोशन में है। आपको क्या बोल रहा है, वेवलेंथ जो है ए की वो है 5 into 10 power -8। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, आपको वेवलेंथ निकालनी है बी की, और उसका जो मोमेंटम है बी का मोमेंटम इज हाफ ऑफ, सॉरी ये होगा यहाँ पर, मोमेंटम ऑफ बी इज हाफ ऑफ ए, तो करेक्ट कर लेना यहाँ पर, हाफ ऑफ ए। ठीक है, तो बी का जो मोमेंटम है वो ए का हाफ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सिंपल से आपसे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वहां पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, नीट के अंदर आ जाता है, जैसे वहां पर आपको बस ये रिलेशन याद होना चाहिए। अगर ये रिलेशन याद होगा तो आप बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है ए की, मैं यहां पर लिख रहा हूं लेमडा ऑफ ए इज इक्वल टू 5 into 10 raised to the power -8 मीटर। एक तो मेरे को क्वेश्चन में ये गिवन है लेमडा ऑफ ए, ठीक है, और लेमडा ऑफ बी जो है वो मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या चीज आपको दे रखी है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद बी इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। तो जो मोमेंटम ऑफ बी है इज हाफ ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए। ठीक है, दूसरी चीज जो गिवन है आपको क्वेश्चन में वो ये दे रखी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद बी निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो ये क्वेश्चन आप वैसे खुद भी सोल्व कर सकते हो, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बार इसको खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, तो ज्यादा इसमें दिमाग चलाना नहीं है आपको, सीधा रिलेशन अभी अभी पढ़ा है और उसी रिलेशन को यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ट्राई कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर देखना आगे की वीडियो को। देखिए अब हमारे पास जो है लेमडा और मोमेंटम के अंदर क्या रिलेशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, पढ़ा है हमने। ठीक है, और अगर वेवलेंथ ऑफ ए की बात करूं तो वेवलेंथ ऑफ ए क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ ए। ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ बी की बात करूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, एच अपॉन मोमेंटम ऑफ बी के। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो ले लेंगे, यानी कि मैं क्या करूंगा, लेमडा ए को डिवाइड कर दूंगा लेमडा बी से। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद क्या रिलेशन बनेगा, लेमडा ए बाय लेमडा बी अगर हम करते हैं तो वो इक्वल होगा किसके, एच अपॉन पी ए डिवाइडेड बाय एच अपॉन पी बी। ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट से प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और लेमडा ऑफ ए आपको गिवन है कितना, 5 into 10 raised to the power -8 डिवाइडेड बाय लेमडा ऑफ बी आपको निकालना है, इज इक्वल्स टू 1 बाय मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 बाय मोमेंटम ऑफ बी। इसको क्या लिखेंगे हम, 1 बाय मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 बाय मोमेंटम ऑफ बी। इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ ए, दोनों लिख लेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन है, मोमेंटम ऑफ बी इज द हाफ ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए। तो उसको यहां पर क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो पुट करने के बाद मोमेंटम ऑफ बी इज द हाफ ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए, इसकी जगह पर हमने ये पुट कर दिया डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ ए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से रिलेशन क्या बन गया, इसके बाद 5 into 10 raised to the power -8 divided by lambda of b is equals to the half। ठीक है, तो lambda of b को इधर ले जाइए, 2 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 2 into 5 into 10 raised to the power -8 will be equal to the lambda of b। तो 5 2 10,
ठीक है। तो 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 करोगे तो ये क्या बन जाएगा 10 रेज टू द पावर -7। तो ये हो जाएगी आपकी वेवलेंथ बी। ठीक है, अगर आपने भी यही आंसर कैलकुलेट किया था तो वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो आप। और इसका जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।